So everyone see question number 11. A point P says that, so let P x comma y be the moving points. Now this point says that sum of the squares of its distances from the two axes of coordinates, remember, so this is a point P x comma y. Now what is the distance of this point from the x axis? इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू इट्स y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू इट्स x कोऑर्डिनेट. ऑलराइट एवरीवन, आई रिपीट वंस अगेन, लाइक यू हैव अ पॉइंट p x, y. इस पॉइंट p का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, और ये x हो जाएगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. पॉइंट P says that sum of the square of its distances from the two axes. According to the problem, sum of what? Square of its distances, मतलब x square plus y square is equal to what? Is equal to square of its distance from the line. Is equal to square of its distance from the line. Equation of line is x minus y minus 1 equal to 0. मतलब इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर का सम जो है वो किसके बराबर है? इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन. तो सबसे पहले हम ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज मॉड्यूलस ऑफ, put the value of x coordinate at the place of x, y coordinate at the place of y. पूरा एक्सप्रेशन मॉड के अंदर आएगा, मॉड के अंदर आएगा, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में इसका स्क्वायर इस डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर है. So we have x square plus y square. Last time only we have seen that mod x का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. माइनस y को हम लोग प्लस ऑफ माइनस y लिख सकते हैं, और माइनस 1 को प्लस ऑफ माइनस 1. इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2. नाउ अप्लाई a plus b plus c होल स्क्वायर फॉर्मूला and simplify this. Okay, so अब बस यहाँ पे a plus b plus c होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc क्रॉस मल्टीप्लाई, so you get 2x square plus 2y square, x square plus y square plus 1 minus 2xy minus 2x plus 2y. If you simplify this, you get x square, equal to x square minus x square is x square, 2y square minus y square is plus y square, plus 2xy plus 2x minus 2y minus 1 equals to 0. This is the equation. Okay, so you can copy it down once. अच्छा, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो.
show that the equation to the parallel line midway between the parallel. Show that the equation to the parallel line midway between the parallel lines. Actually थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं हुआ है, सेंटेंस प्रॉपर तरीके से नहीं है. शो दैट द इक्वेशन लाइज मिडवे बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ऐसे लिखना होना चाहिए. ओके, अच्छा पूरा इक्वेशन, अच्छा ये रहा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है. नाउ नोट डाउन एवरीवन. So what is the question? You have got 3 lines, okay? एक ये लाइन है, इसका इक्वेशन है ax plus by plus c1 equals to 0. दूसरा इक्वेशन है, let us mark it as equation number 1. Then you have ax plus by plus c1 plus c2 by 2 equals to 0. Mark it as equation number 3. और एक इक्वेशन है ax plus by plus c2. Mark it as 3. अब देखो क्वेश्चन में वापस से ध्यान से नोट करना क्या लिखा हुआ है. Show that equation 3 is mid parallel to these two lines. मतलब ये दोनों लाइन से ये लाइन पैरेलल भी है और मिड में भी है, मतलब बीच में भी लाई कर रही है, हम लोग शो कर रहे हैं. ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? देखो सबसे पहला पार्ट ax plus by तीनों में सेम है. इसका मतलब अगर हम लोग स्लोप निकाले तो स्लोप क्या होगा? इसका भी स्लोप हो जाएगा माइनस a by b, इसका भी स्लोप हो जाएगा माइनस a by b, और इसका भी स्लोप हो जाएगा माइनस a by b. ऑलराइट, तीनों लाइंस का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल. दूसरा, अब एक काम करना तुम लोग, ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना और ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना. ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं मैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3. 1 और 3 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ c1 plus c2 by 2 minus c1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. ऑलराइट एवरीवन, ओके. c2 minus c1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस, एक ही बात है. और यहाँ पे आएगा यूनिट. टेक एलसीएम. एक्सक्यूज मी सर. यस सर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, मॉड्यूलस ऑफ c2 माइनस c1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. see they are applying that formula. ये रहा. ओह सर, हाँ सर, सेकंड लाइन में थर्ड लाइन देखिए. ओके सर. सर और नीचे 1 प्लस m स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं ना इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर प्लस. लेकिन उसके लिए पहले y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो लगाने के लिए फॉर्मूला. ओके सर. ठीक है, इसलिए नहीं नहीं है सर, उस फॉर्म में. हमें पता ही है. हाँ, एक ही बात है, तो एक ही चीज. बट ये चीज नोट करना, तुम लोग जब भी y इक्वल टू mx प्लस c में नहीं है ना, तो तुम ये फॉर्मूला ही लगाओ. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके सर. डोंट, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि वो फिर c जो है ना उसके डिनोमिनेटर में कुछ और आ जाएगा, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तरीका, प्रोसेस रॉन्ग. तो ये जाएगा मॉड्यूलस ऑफ c2 minus c1 by 2 by square root of a square plus b square. You can leave your answer till here. अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन 3, सॉरी दिस इज 2, ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3. So what is the perpendicular distance between 2 and 3? It is modulus of c1 plus c2 by 2 minus c2. You can write anything I said, because mod के अंदर x minus y का रिजल्ट और y minus x का रिजल्ट सेम होता है.
by square root of a square plus b square. Take LCM. So it is c1 minus c2 by 2 by square root of a square plus b square. तो उसी दोनों का सेम ही आंसर है। देखो एक बार c2 माइनस c1 और c1 माइनस c2 दोनों एक ही चीज होता है, तो दोनों सेम है, डिस्टेंस सेम है और स्लोप सबका सेम है। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि ये मिड है और पैरेलल भी है, ये तो प्रूव करना था बस लिख दो लास्ट में। हेंस द लाइंस आर मिड पैरेलल, हेंस सो हेंस इक्वेशन 3 इज मिड पैरेलल टू 1 and 2, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कॉपी करो और ये कॉपी करने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज डी एंड ई। ये दो एक्सरसाइज छूटा हुआ था, अब हम डी बताएंगे और ई बताएंगे। ठीक है, एक बार पहले कॉपी करो। Now here we begin exercise 16D. Okay, so I want everyone to pay attention. Now in exercise 16D basically you have got two topics. Okay, 16D में अगर देखा जाए तो दो ही टॉपिक है। एक है नॉर्मल फॉर्म, तो पहले मैं नॉर्मल फॉर्म करा दूं, फिर मैं बताऊंगा दूसरा टॉपिक क्या है। There are two topics in exercise 16D. Topic 1 is normal form, so I am starting normal form. अब सुनना एक बात, जैसे लाइन का इक्वेशन निकालने का बहुत सारा फॉर्म्स होता है कि नहीं। जैसे फॉर्म्स का नाम क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पे पॉइंट लाइन के ऊपर पता रहता है और स्लोप लाइन का पता रहता है। टू पॉइंट फॉर्म को मैं कोई फॉर्म नहीं मैं बोलता हूं, क्योंकि ये हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। 2 पॉइंट फॉर्म, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो तो फिर थोड़ी ना हम लोग को कोई फॉर्मूला का जरूरत है। हम लोग सेम वही जो जनरल आई मीन ये जो फॉर्मूला है, ये y minus y1 equal to m into x minus x1, इस फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ना ये हो गया तुम्हारा, चलो मान लेते हैं दूसरा फॉर्म। उसके बाद तीसरा फॉर्म है कि लाइन का अगर हम लोग को दोनों इंटरसेप्ट पता हो, मतलब लाइन का मुझे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों पता हो, तो हम लोग कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं, x by a plus y by b equals to 1। लाइन का अगर हम लोग को y इंटरसेप्ट और स्लोप पता हो तो फिर कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन, y equal to mx plus c। अब ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। अगर हमको लाइन का इक्वेशन निकालना हो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्म को यूज करके, तो क्या पता होना चाहिए, ध्यान से एक बार नोट करें। इस फॉर्म को यूज करने के लिए हम लोग को लाइन का हम लोग को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बताओ तो, लाइन जिसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड लाइन जो है, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल p से डिनोट करेंगे। और ये जो नॉर्मल है, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म का नाम नॉर्मल फॉर्म क्यों है, इस पर्टिकुलर फॉर्म का नाम नॉर्मल फॉर्म इसीलिए बिकॉज हम लोग को लाइन का अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। और इस नॉर्मल का अगर हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो फिर हम ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p का ये फॉर्मूला यूज करके। तो इस फॉर्म का नाम क्या है, नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए, मतलब इस फॉर्मूला से लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या दो चीज पता होना चाहिए लाइन का, इस लाइन का ओरिजिन से, प्लीज नोट डाउन, लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो जो लाइन है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टू द लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये जो नॉर्मल है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। अगर ये दो चीज पता है तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ऑलराइट एवरीवन, अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ सम्स बताएंगे, एक बार ध्यान से नोट करें। पहले हम लोग वो सम्स करते हैं एंड देन वी विल डू द अदर क्वेश्चंस। ओके, जैसे टेक आउट एक्सरसाइज 16C, और याद करो उसमें मैंने दो सम छोड़ा था पहले, एंड द क्वेश्चंस वर नंबर 9 एंड नंबर 10। ये दो सम मैंने छोड़ा था।
अब ये जो दो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 16 भी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद मैं 16C का दो सम पहले बता रहा हूं, एंड दैट इज नंबर 9 एंड 10 जो मैंने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक लाइन का जिसका ओरिजिन से ये लाइन तक के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना यूनिट से बताओ तो एक बार, इट इज 3 यूनिट्स। और हम लोग को और क्या पता है, सच दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा। ये जो परपेंडिकुलर है ना ओरिजिन से, इट मेक्स एन एंगल अल्फा। और क्या पता है हम लोग को पता है tan अल्फा का वैल्यू व्हिच इज 5/12 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब हम लोग को tan अल्फा का वैल्यू पता है। मतलब इस समय हम लोग को क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ स्मॉल p व्हिच इज 3 यूनिट्स, और अल्फा का tan अल्फा पता है हमको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, इट इज 5/12। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डिटरमाइन दिस इक्वेशन व्हेन p is given? p तो पता है, चलो ठीक है, p की जगह पे p लगा देंगे 3, लेकिन हम लोग को sin अल्फा तो नहीं पता ना, और cos अल्फा। तो कोई बता सकता है tan अल्फा से sin अल्फा और cos अल्फा कैसे मिलेगा? एनीवन? सर tan अल्फा से sec अल्फा मिल जाएगा एंड sec से cos एंड cos से sin। एवरीवन डू फास्ट। tan अल्फा से sec अल्फा निकाल लो, sec अल्फा से cos अल्फा, और cos अल्फा से sin अल्फा। sin अल्फा cos अल्फा मिल जाएगा, यहां पुट कर देना, यू गेट द इक्वेशन। तो पहले एक बार सबको ये फॉर्मूला कॉपी करो, और ये 1916C का क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ध्यान से पढ़ो और यहां तक लिख के उसके आगे कंटिन्यू करो। नहीं होगा तो मैं बता दूं, ठीक है। p का वैल्यू तो यहां पुट कर देंगे, वी डोंट नो व्हाट इज sin अल्फा एंड cos अल्फा, तो sin अल्फा का वैल्यू और cos अल्फा का वैल्यू यहां से निकालना है tan अल्फा को यूज करके। एक बार कर दो सबको कॉपी, everyone listen here. See, tan alpha is 5/2, so tan alpha is positive, so according to this alpha may lie in either first quadrant or in the third quadrant, but here we can say that it lies in first quadrant. The reason is, if you see the nature of values of tan function, the value of tan 0 degree is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 degree is √3, tan 90 is undefined। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो tan का फंक्शन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे tan का फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखो, एक 0 था 1/√3, 1, देखो 1/√3 से बढ़ा है, √3 1 से बढ़ा है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो एक बार ध्यान से नोट करना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan अल्फा का वैल्यू जो है, ये जो 5/12 है, ये क्या है इसका मतलब 5/12 जो कि 0 और अगर देखा जाए तो 0 और 1/√3 के बीच में लाई कर है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर है। तो क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। ओके, ये तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा कौन सा लेंगे, नॉट थर्ड क्वाड्रेंट बट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। In this case, you will take alpha only the first quadrant. You don't have to give explanation for that. You can directly write the first quadrant. सर समझ में नहीं आया ये। कौन सी ये वाला पार्ट? हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई है? अच्छा, एक काम करो, अभी तुम लोग दोनों क्वाड्रेंट ले लो, मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। एक बार अभी दोनों क्वाड्रेंट ले लो, ये टॉपिक को मैं बाद में समझाऊंगा जब हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर करेंगे। अभी फिलहाल तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे लेके करो कि tan अल्फा इज पॉजिटिव, सो अल्फा में लाई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है।
तो tan अल्फा का वैल्यू से तुम लोग sec अल्फा निकालो, तो बताओ तो sec अल्फा का वैल्यू क्या है? यस 13/12. 14/12 So 13/12. प्लस माइनस होगा ना, Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट पे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में नेगेटिव होते हैं। इससे cos अल्फा निकल जाएगा और इससे sin अल्फा निकल जाएगा। क्या है sin अल्फा, कोई बता सकते हैं? 5/12 ना, सॉरी 5/13। Yes, sir. ओके, अब तुम लोग एक बार अल्फा को फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके और इक्वेशन निकालना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इक्वेशन हो जाएगा x cos अल्फा plus y sin alpha equals to p, where the value of cos alpha in the first quadrant is positive, so take the positive value, that is 12/13, and take the sin alpha, the value of sin alpha also positive, which is 5/13. What is the value of p? The value of p is 3. So the equation is 12x plus 5y equals to 39. If alpha lies in third quadrant, therefore it implies it will be x cos alpha plus y sin alpha equals to p. In the third quadrant, the value of cos alpha is what? Negative. So take minus 12/13. And in the third quadrant, the value of sin alpha is also negative, which is minus 5/13. So the equation is minus 12x minus 5y equals to 39. So we'll get two such equations. Copy them first. Everyone wrote down question number 10. So question number 10 is, you have a line whose equation is x cos 30 degree plus y sin 30 degree equals to how much? 2. Now अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ पे, ठीक है? पहले ये बोला है कि शो ऑन अ डायग्राम पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form x cos alpha plus y sin alpha equals to p. Here if you compare both the equations, the value of cos alpha is 30, the value of alpha is 30 degree, all right? The value of alpha is 30 degree and the value of p is how much? 2 unit. इसको अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब हुआ कि ये एक लाइन है, ठीक है? ये एक लाइन है जिसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना यूनिट से बताओ तो 2 यूनिट से, ठीक है? जिस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट है और इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है? ये 2 यूनिट से और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है? अब देखो क्या है बोला क्वेश्चन में, find the equation of the straight line parallel to the given and passing through the point 4,3. मतलब इससे पैरेलल है, हम लोग को एक लाइन की इक्वेशन निकालना है जो इससे पैरेलल है, इस लाइन से, ठीक है? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3, इससे पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इससे पैरेलल है और इस ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? ये एक पॉइंट से पास कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4,3 है। तो एक बात बताओ, जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो बता सकते हैं तुम लोग दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है? कोई बता सकता है? यस एनीवन? Slope same होगी. स्लोप सेम होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइन का जो x और y तक का जो पार्ट है वो सेम होगा और सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो k का वैल्यू। डू यू रिमेंबर लास्ट क्लास में उन्होंने देखा था ये चीज, याद है? हमने देखा था कि ax plus by plus c इक्वल टू c, जीरो से जितना भी पैरेलल लाइंस होगा
उसका इक्वेशन होगा ax plus by plus k equal to 0. रिमेंबर दिस पार्ट. तो क्या हम ले सकते हैं जो रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है इससे, ठीक है, therefore the required line parallel to the given line is x cos 30 plus y sin 30 equals plus k equals to 0. क्या मैं ले सकता हूं ऐसे? ये मान लो इक्वेशन 1 है और इसको मैंने 2 ले लिया. अब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k हम लोग क्या करेंगे? ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4,3 से. एक और चीज, इसको थोड़ा सिंपल और बना देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? इट इज √3/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? हाफ. अब ये लाइन पास कर रहा है 4,3 से. Since 4,3 is the point of the line, तो जहां पे x है वहां पे 4 पुट करना और जहां पे y है वहां पे 3 पुट करना. तो सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगा -4√3 - 3 होल 3/2. ये हो गया k का वैल्यू. अब k का वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. therefore the required equation is x √3/2 plus y/2 plus k, and what is the value of k? -4√3 - 3 whole 3/2. This is the answer. Okay, इसके अंदर सेकंड पार्ट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन टू दिस लाइन. अब हमको ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. ये जो सेकंड लाइन है इसका हम लोग को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. नाउ कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन? एनीवन? इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 0,0 लेने का पॉइंट और इसका इक्वेशन. वेरी सिंपल. ठीक है, क्योंकि पॉइंट 0,0 है तो 0,0 लेकर के इस पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो. यू नो हाउ टू फाइंड आउट दैट? x कोऑर्डिनेट को x की जगह, y कोऑर्डिनेट को y की जगह, पूरा मॉड के अंदर. ये पता है ये प्रोसेस. उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. उसके बाद दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने आते हैं. दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? c2 - c1 मॉड के अंदर बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b². ठीक है, तो ये लाइन आ गया और ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी पता है. ठीक है, ये अब बस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना. इसको एक बार बढ़िया से घर पे एक बार करना ट्राई. नंबर 10 अच्छे से एक बार वापस से ट्राई करना तुम लोग. अगर इसमें डाउट होता है, आई नो दैट 10 में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो, ठीक है, क्योंकि इसको एक बार खुद से करना पड़ेगा. अगर होता है तो नेक्स्ट डे पूछ सकता है. 9 तो क्लियर है. 10 में अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट डे वापस से पूछ सकते हो तुम लोग. ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो. और अब हम लोग वापस से हम लोग बी में चलते हैं. ठीक है, क्योंकि 16C में ये दो सब बाकी था. Everyone note down. I'm giving one question. Okay, एक ध्यान से note करें. You have a line 3x plus 2y plus 2y equals to 6. Now reduce this equation in the form number 1 slope intercept form, and find C and L. Number 2, reduce this in the form intercept form and find A and B. एक बार सबको ये वाला सबको करना समझ में है. तो बात ये इक्वेशन दिया हुआ है एक लाइन का, इसको हम लोग को रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. और क्या निकालना है? C मतलब y इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना है. इसमें हमको इसको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में और a और b निकालना है. फर्स्ट I'm just solving this on the board so that you can match your answer. Okay, match with your answer. So y intercept फॉर्म में अगर हम इसको रिड्यूस करें तो ये होगा y equal to -3/2x plus 3. So what is the value of m? M is -3/2 and y intercept is +3.
इस इक्वेशन को अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें, रिड्यूस करें, तो ये हो जाएगा x by a plus y by b equals to 1. And what is the value of a? It is 2 and the value of b is how much? 3. Alright everyone. Now similarly अगर मान लो जैसे यहाँ पे बोला जाएगा reduce it in slope intercept form, intercept form, तो ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बोला जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, अगर मान लो बोला जाएगा reduce in normal form, तो फिर क्या करना है? Now let me explain you with the help of one example. तो मैं एक सम लेता हूँ, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को कि कैसे एक लाइन का जो जनरल फॉर्म है उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये हो गया जनरल फॉर्म, इसको स्पेसिफिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। वैसे ही जनरल फॉर्म को अगर मान लो नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करना होगा, अब ध्यान से देखना दूसरा टॉपिक। ओके, तो ये हो गया, ये तो सिंपल था, सबको पता है। अब हम लोग करेंगे नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो द क्वेश्चन इज रिड्यूस in normal form, reduce to normal form. Okay, so let me take one question, and it is root 3x minus y plus 2 equals to 0, और इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म हम लिख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म होता है a cos, सॉरी, it is x cos alpha plus y sin alpha equals to p। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। जहां पे हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में सिर्फ x और y वाला टर्म है, और राइट साइड में क्या है बताना एक बार, कांस्टेंट टर्म। और ये कांस्टेंट टर्म क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ध्यान से नोट करना है एक बार सबको। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1, x और y वाले टर्म को लेफ्ट में छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को राइट में लेके चले जाना। x और y वाला टर्म को लेफ्ट में छोड़ के और बाकी टर्म को राइट में लेके चले जाना। तो बाकी टर्म क्या बचा, कांस्टेंट ही तो बचा ना, इसको राइट में ले लेना। ठीक है, अब देखो मैं जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला हूं वहां पे राइट में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस। क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, नहीं। तो डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता है तो ये नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ विद नेगेटिव साइन, इट मींस विद माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है ध्यान देने का, प्लीज एवरीवन नोट डाउन द स्टेप्स। हर सम को अगर नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो ये स्टेप्स को ही फॉलो करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS and RHS by स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब ये जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, पहले एक बार मैं स्टेप्स को पहले मैं बता देता हूं कि देखो ऐसा ऐसा करना। देखो इनिशियली व्हाट आई मीन इन द फर्स्ट स्टेज, देखो ये स्टेप्स है, इसको बस ऐसे कर लो। बट क्यों कर रहे हैं उसका मैं हर एक स्टेप का आंसर मैं तुमको डोंट वरी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं चीज से, क्यों और चीज से नहीं, हम सबका आंसर देंगे। लेकिन पहले हम इसको एक बार क्लियर कर लें, पहले हम एक बार स्टेप्स बता दें कि इसी तरीके से करना है। ये स्टेप्स है। ओके, तो स्टेप नंबर 1, x और y वाले टर्म को छोड़ के लेफ्ट में, बाकी को राइट में लेके चले कर लिया। स्टेप 2, क्योंकि राइट में जो टर्म है डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई। तीसरा स्टेप, LHS एंड RHS दोनों को हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ प्लस क्या चीज, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3/2 x प्लस हाफ इंटू y इक्वल्स टू 2/2 विच इज 1। ऑलराइट, आफ्टर आई मीन डिवाइडिंग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। इट इज ऑफ द फॉर्म x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल्स टू p से हम कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos alpha, द वैल्यू ऑफ cos alpha इज माइनस रूट 3/2।
What is the value of sin alpha? The value of sin alpha is half. And what is p? P is 1. अगर तुम नॉर्मल फॉर्म का बात करो तो हम लोग ने p का वैल्यू तो निकाल दिया, sin अल्फा cos अल्फा निकाल दिया, लेकिन हमको स्पेसिफिकली अल्फा अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा कैसे निकालेंगे देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिवाइड करने के बाद इस स्टेप से इस इक्वेशन से कंपेयर करें, तो x का कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करें तो cos अल्फा -√3/2 हो गया, sin अल्फा हाफ हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया। अब हम अल्फा निकालेंगे, देखो कैसे। cos अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, तो बता सकते हो तुम लोग cos अल्फा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में और थर्ड में होता है, ठीक है। यहां पे sin अल्फा पॉजिटिव है, तो sin का वैल्यू, sin फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बताओ तो एक बार। सेकंड और फर्स्ट। पॉजिटिव होता है सेकंड में और फर्स्ट में। अब दोनों एक साथ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं देखो तो। सेकंड। इसका मतलब हुआ कि अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां लिखेंगे हम लोग सिंस cos अल्फा इज नेगेटिव एंड sin अल्फा इज पॉजिटिव, therefore अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब हम लोग यहां से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको भी लेके निकाल सकते हैं, सिर्फ इसको लेके भी निकाल सकते हैं, और tan अल्फा लेके भी निकाल सकते हैं। मैं तीनों लेके बताता हूं। पहले cos अल्फा, और ये चीज आई थिंक तुम लोगों को पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का किसी एंगल को फोर्थ में लेके जाना है 2 पाई माइनस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल को सेकंड में लेके जाना है पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। अगर नहीं पता है तो इसको लिख लो। अब देखिए, अब सबसे पहला चीज √3/2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ तो। किस एंगल का वैल्यू होता है? 30 डिग्री, दैट इज π/6। अब मुझे cos π/6 को किस क्वाड्रेंट में लेके जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का रूल क्या है? पाई माइनस अल्फा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है और एक और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो ये क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। बात को ध्यान से समझना, माइनस ऑलरेडी है, देखो ये रहा तो मैंने लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एक और लगा दिया, और ले जाने का रूल क्या है? π/6 को अगर हम सेकंड में ले जाए तो ये पाई माइनस π/6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, पाई माइनस π/6 is 5 π/6, so the value of alpha is 5 π/6। ठीक है, आगे एक तरीके से आगे। लेकिन अब मान लो तुम लोग को, बहुत लोग को दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर मैं sin अल्फा से निकालूं तो क्या अलग आंसर आएगा? नहीं आएगा, सेम आएगा आंसर। देखो कैसे। हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है? 30 डिग्री। अब साइन ये 30 उनको सेकंड में लेके जाना है, बिकॉज़ अल्फा यहां सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेने दो। आई मीन पॉजिटिव है और एक और पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां से अल्फा आ गया 5 π/6। देखो सेम आया। अगर हम tan को यूज करें, tan अल्फा क्या होता है? sin अल्फा बाई cos अल्फा। sin अल्फा का वैल्यू बाई cos अल्फा का वैल्यू, तो फिर हाफ बाई -√3/2। सॉल्व करके क्या है? -1/√3। अब 1 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ तो? tan 30। मुझे लेके किस में जाना है? सेकंड में, क्योंकि अल्फा सेकंड में लाई कर रहा है। सेकंड में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव ऑलरेडी है, एक और नेगेटिव हम लगा देंगे, तो ये हो गया tan अल्फा इक्वल्स टू tan 5 π/6। अल्फा हो गया क्या? 5 π/6।
तो तुम अल्फा निकालने के लिए तुम साइन को यूज करो, कॉस को यूज करो, साइन को या टैन को, तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। Therefore the required normal form is, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। Therefore the required normal form is x cos alpha plus y sin alpha equals to p, and what is the value of p? The value of p is 1. This is your answer. All right. So this is, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, तो ये हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं। चूज कर रहे हैं हम लोग ये स्टेप्स फॉलो। इसका मैं आंसर आज नहीं दूंगा, पहले एक बार सबको कॉपी करो और मैं एक और सम देगा वो कर लो, ठीक है। पहले एक बार तुम लोग पूरा क्लियर कर लो ये कि हम लोग कर कैसे रहे, क्यों कर रहे हैं का आंसर मैं नेक्स्ट डे दे दूंगा। और इसके अंदर एक और टॉपिक बाकी है एक्सरसाइज डी के अंदर, वो हम आज नहीं बताएंगे। तो एक बार पहले कॉपी करो। सर एक डाउट है, क्या बताना? तो इक्वेशन में जो एंगल है हम लोग को डिग्री में भी, So after you finish copying this sum, you can try the next sum, and the next question is x plus y. It's there in the book, okay? Plus root 2 equals to 0. This is the next question you all have to try, and the question is reduced to normal form. तो देखते हैं कौन फटाफट करता है और आंसर इसका देता है। बस एक सम करना। Just a minute. So the sum which I have given here, okay, just tell me a few things. What is the value of p? 1 1, absolutely correct. What is the value of alpha? 5 pi by 4. That is 225 degree, right? Okay, 5 pi by 4 वही होता है 225 degree, और क्या करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? x cos 5 pi by 4 plus y sin 5 pi by 4 equals to 1. Okay, and this way I'm ending today's class. होमवर्क कर लेना, जो तुमको होमवर्क दिया जाएगा।